अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपनी प्रोनाउन क्लास की सेकंड वीडियो के साथ, बल्कि लास्ट वीडियो के साथ जो ना वो हाजिर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ख़ास होगी और आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। कोशिश होगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो शुरू से लेकर आखिर तक बताने का, कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इसमें को बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल होंगी, कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड होंगी। तो कहीं पे भी आपने स्किप किया तो आपके कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस के रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पहले की तरह जैसे हम अपनी एग्ज़ाम्पल के साथ चीज़ को शुरू करते हैं वैसे ही शुरू करता हूँ। ये आपके सामने दो एग्ज़ाम्पल्स हैं। द गर्ल्स whom वी हैव सेलेक्टेड इन आर टीम आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। एक तो ये है, और दूसरी है किरण हेल्प द मैन हु शी थॉट हैड डायबिटीज़। ठीक है, आप चाहें तो इनको लिख लें। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटेड है। रिलेटिव प्रोनाउन भी लोग बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, एक ही बात है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलें जी। रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना ये रिलेट से निकला है। रिलेट आपने अक्सर सुना होगा जब आप कहते हो कि ये हमारा रिलेटिव है। रिलेटिव क्या होता है? जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक हो, जिसके साथ आपका कोई वास्ता हो, जो आपके साथ जो ना वो जुड़ा हुआ हो, ऐसे ही कहते हैं ना हम। अब एक बाहर का बंदा हम उसको रिलेटिव थोड़ी कहेंगे। रिलेटिव वही होगा जो आपके खून के रिश्तों में हो या आपके कोई लगते लगाते हों, मतलब जिनके साथ आपका कोई तल्लुक हो, वास्ता हो। तो उससे मतलब हम कर रहे होते हैं, उसको रिलेट कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि ये मेरे चचा हैं, ये मेरे चचा का बेटा है, या ये मेरे मामा है इसलिए। तो मतलब रिलेटिव उसको, उसी से जो ना ये लफ्ज़ बना है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि दो आपस में जो क्लॉजेस होती हैं ना उनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली चार होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में। ठीक है, लेकिन ये टोटल होते हैं हु, विच, व्हाट, दैट, होम, व्हेन, वाई और हुज। यानी ये WH वाली फैमिली जो है ना जितनी भी है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती है वो सारी की सारी रिलेटिव प्रोनाउंस में है। एक बात याद रखिएगा, ये जो मोस्टली जैसे हु है, विच है, व्हाट है, होम, व्हेन, वाई, ये वाले मोस्टली इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होते हैं। इंट्रोगेटिव जो आपके सवालिया फ़िक्रात होते हैं ना उनमें भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए आपको वही पहचान करने को कहे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना ये कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। ये हमेशा आपके सिंपल जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना उसी की सूरत में आएगा, और इसके आखिर में फुल स्टॉप आएगा। जैसे हमने सेंटेंस की पहचान पढ़ी थी ना कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि वो आखिर पे उसके फुल स्टॉप आता है, या साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। और उसके आगे जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, शुरू मतलब कोई नई क्लॉज शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड होता है वो फिर हम कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे कॉमा वाला चीज़ था, हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट के, जब कॉमा हम डाल के कोई चीज़ को बता रहे होते हैं तो उसके आगे अगर तो कोई प्रॉपर नाउन हो उसी के हम वर्ड को जो ना वो प्रॉपरली मुझे इसका हम पहला वर्ड जो ना वो लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, वो लिखेंगे। अदरवाइज़ बाकी सारे जो ना वो उसमें स्मॉल ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये जो WH वाली फैमिली है ये भी अगर आपको कहीं भी नज़र आए कि ये सवालिया अंदाज में आ रही है तो वो फिर इंटरोगेटिव फॉर्म में है। लेकिन कहीं पे अगर ये सवालिया अंदाज में नहीं है, मतलब कोई सवाल इसके इनके ज़रिए नहीं पूछा जा रहा, तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दो प्रोनाउंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहे होंगे वो। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले ये स्लाइड एक बार देख लें, ये आप लिख लें जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इन्हीं को जो ना वो हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे, ताकि आपकी एकेडमिक और कंपेटिटिव दोनों में जो ना वो ये चीज़ें आपके काम आ सकें। चलें जी, जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, आई मेट अली एंड ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाला भी और आई मेट अली हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ये दोनों ठीक हैं। ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि इसमें से इनमें से कोई एक ठीक है या एक गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये देखें, आई मेट अली, मैं अली से मिला, एंड और
ही वाज, अभी देखें इस ही वाज को मैंने हाईलाइट किया है। अब ये ही वाज जो है, अब देखें ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, और वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा ही है। अब मैंने यही चीज़ ही वाज की जगह पे आई मेट अली हु हु के साथ उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दिया, तो बात वही है, मतलब भी वही है कि मैं अली से मिला जो कि कॉलेज से वापस आ रहा था, ठीक है। आई मेट अली हु वाज रिटर्निंग और आई मेट अली एंड ही वाज रिटर्निंग, दोनों सूरतों में आप लिखोगे या बोलोगे बात एक ही रहेगी। लेकिन इधर आपने ही वाज को रिमूव करके उसकी जगह पे जस्ट एक वर्ड लिख दिया हु। अब यहाँ पे हु देखें यूज़ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे हु जो ना वो कोई इंटेरोगेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे ये आई मेट अली और रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है, मिला रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के मिलाने का जो काम कर रहा है ना वो आपका ये प्रोनाउन है, क्योंकि हम आपको पता है कि एक वर्ड में कभी भी नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, तो हमें उसकी जगह पे प्रोनाउन लाना पड़ता है। तो प्रोनाउन चाहे आप ही वाज की जगह पे ले आएँ, यहाँ पे शी भी था तो फिर भी हु ही आना था। आई मेट नताशा एंड शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, तो इसकी जगह पे हम कहते हैं आई मेट नताशा हु वाज रिटर्निंग। तो अब ये जो हु है ये ही वाज की जगह पे ही या शी वाज की जगह पे ही काम जो है ना वो कर रहेगा, ठीक है। अच्छा, पहली कैटेगरी है आपकी हु की। अब हु में देखें, हु में दो कैटेगरी हैं, हु और होम की, और इसी तरह थर्ड है हुज। जैसे हमने वो टेबल पढ़ा था ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव, ये भी समझ लेंगे इसी तरह ही है। ये हु है ये हु का सब्जेक्टिव केस हु, ऑब्जेक्टिव केस होम, और ये उसका पजेसिव एडजेक्टिव है। इनके जो है ना वो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं होते इनके। तो यस, ये उसको टेबल के साथ रिलेट इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों ने जैसे टेबल को अच्छे से समझा, ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हु और होम जो है ना ये आपने याद रखना है, ये आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, और होम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज आपका जो है ना वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पी और ए पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब आइए, दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यही वो बॉय है, यही वो लड़का है जो, अब जहाँ पे बॉय की जगह पे आप गर्ल लिख दें, स्टूडेंट लिख दें, ठीक है, कि दिस इज़ द स्टूडेंट या गर्ल या बॉय या जो भी, हु वर्क्स हार्ड। अब एक यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने हु लगाया है। ये चीज़ें भी हम समझेंगे कि कहाँ पे हमने होम लगाना है और कहाँ पे हमने हुज लगाना है, कहाँ पे हमने हो लगाना है। तो आई लाइक द स्टूडेंट्स हु वर्क सिंसेयरली, ठीक है, या आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर सिंसेयर, यानी जो संजीदा होते हैं, मुझे वो तालब इलम जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट है, दिस इज़ द बॉय हुम आई विल मैरी, ठीक है, या दिस इज़ द गर्ल हुम आई विल मैरी, आई शैल मैरी, विल मैरी, एक ही बात है। तो अब ये तीन सेंटेंसेस हैं जिसमें एक दो में हु आया है और एक में होम आया है, ठीक है। पहले एग्जांपल समझ लें। इस तरह यहाँ पे हुज है जो हमें पता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है हु का। तो जैसे मैंने कहा, दिस इज़ द गर्ल हुज फादर लिव्स इन कराची, यानी ये ही वो लड़की है जिसके, हु और उसके बाद उसका हुज, यानी जिसके बाप या जिसका बाप, जिसका वालिद कराची में रहता है, ठीक है। द गर्ल हुज हेयर इज़ करली लुक्स ब्यूटीफुल, यानी जिस लड़की के घुंघराले बाल हों वो खूबसूरत नज़र आती है। ये इसके सुपरफिशियल मतलब जो इसके लफ्ज़ी मतलब है वो आगे। अब आपने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के हमें ये सीखना है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। याद रखिएगा, हमने ये चीज़ शायद पहले भी पढ़ी थी वर्ब वाली क्लास में भी, कि एक सब्जेक्ट जो है ना वो कभी भी वर्ब के बगैर नहीं आ सकता, और ना ही कभी एक वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बगैर आ सकता है। ये पढ़ी थी हमने चीज़। अगर आप लोगों ने वर्ब वाली जो हमारी क्लास है वो अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं है तो इस वीडियो के आखिर में भी जो है ना हम उसका लिंक दे देते होते हैं वर्ब वाला पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप उधर से भी यहाँ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जो वर्ब वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सारे सीक्वेंस में सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ सकते हैं वर्ब के, ठीक है। तो वर्ब कभी भी, एक सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के बगैर और एक वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के बगैर नहीं आएगी, यानी जहाँ पे सब्जेक्ट होगा वहाँ पे वर्ब आएगी ही आएगी, और यहाँ पे वर्ब आई है वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अब समझना क्या है हमने
जैसे मैंने कहा आई लाइक द स्टूडेंट्स होम आर सिंसेयर, आई लाइक द स्टूडेंट्स होम आर सिंसेयर। अब मुझे बताओ कि ये यहाँ पे होम आना है या हु आना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसी तरह ही है कि दिस इज़ द गर्ल हु आई शैल मैरी, दिस इज़ द गर्ल हु आई शैल मैरी। नेक्स्ट है आई हैव अ डॉटर हु आई लव वेरी मच। अब इन तीनों में जो कोई गलती है वो मुझे बताएं क्या है। मैंने पहले कहा कि आई लाइक द स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि कभी भी एक सब्जेक्ट जो है ना वो वर्ब के बगैर नहीं आता, और एक वर्ब भी कभी भी सब्जेक्ट के बगैर नहीं आती। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखें, ये आपका आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, ठीक है। और आगे फिर ये स्टूडेंट्स है और आगे होम है। आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर सिंसेयर, मुझे वो तालब इल्म पसंद हैं जो सिंसेयर हैं। ये देखें पीछे हमने पढ़ा भी है अभी, ये देखें आई लाइक द स्टूडेंट्स हु वर्क सिंसेयरली या हु आर सिंसेयर, ठीक है। तो दिस इज़ द गर्ल हु आई शैल मैरी, अब यहाँ पे होम आएगा या हु आएगा, ये भी पीछे हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। जैसे ये देखें दिस इज़ द बॉय होम आई विल मैरी, तो ये पहले जरा इनको समझ लें। मुझे पता है आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हमें एग्जांपल्स ही बता रहे हैं आगे, लेकिन आएगा सब कुछ पता चलेगा। आई हैव अ डॉटर हु आई लव वेरी मच, तो आई हैव अ डॉटर होम आई लव वेरी मच, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। द डॉक्टर मेट द टू बॉयज़ होम ही बिलीव्ड वर पेशेंट्स, अब यहाँ पे बताएं द डॉक्टर मेट द टू बॉयज़, ठीक है, होम ही बिलीव, जिसके बारे में उसको मानना था कि ये मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं। तो डॉक्टर मेट द टू बॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पे जब टू बॉयज़ आ जाएगा तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, होम आएगा। द डॉक्टर मेट द टू बॉयज़ होम ही बिलीव्ड, होम ही बिलीव, क्योंकि अब यहाँ पे प्लूरल की बात आ रही है। ये अभी थोड़ा सा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ताकि ना समझ आ जाए। जैसे आप देखें ये वाली एग्जांपल देखें जो पहले हमने पढ़ी थी, द गर्ल्स होम वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे हमने इसको एग्जांपल तो कहा था, लेकिन हमने इधर इसको समझने के लिए मैंने आपको ये चीज़ कही थी। ये देखें द गर्ल्स होम वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताने लगा हूँ ना वो ज़रा समझिएगा। दैट को छोड़ के ये जो आपके हु, विच, व्हाट, व्हेन, ये जो होते हैं ना, ये सवाल पूछने के लिए भी यूज़ होते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है, ठीक है। तो तब हम इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जब ये सवाल पूछने के लिए यूज़ होंगे। ये वाले जो आपके नीचे लिखे हुए हैं ये देखें, हु, विच, व्हाट, दैट को छोड़ के, ठीक है। होम, व्हेन, वाई, हुज, यानी जब ये कहीं पे सवाल पूछने के लिए यूज़ होंगे तब हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और इनके आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो होता है, जो सवालिया मार्क होता है, मैं इधर आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ये जो इस तरह से होता है, ठीक है, ये भी होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है ना, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना जिस भी नाउन को रिलेट करता है हम उससे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है, मैंने आपको कहा। अब रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने ही, ये हु कहा है, आई मेट अली। अब यहाँ पे जो अली है ना ये आपका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है हु का, यानी हु जो है वो अली के बारे में बात कर रहा है और ये आगे फिर उससे अली की बात जो है ना वो लेके जा रहा है। यानी मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है उसे हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। यानी वहाँ पर किस तरह का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये डिपेंड करता है उसके एंटीसीडेंट पर, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अलग अलग नाउन को रिलेट करते हैं। याद रखिएगा ये जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये अलग अलग नाउन्स को जो है ना वो रिलेट करते हैं। हु, विच, व्हाट, हुम, व्हेन, वाई, हुज, ये अलग अलग नाउन्स को रिलेट करते हैं। मैं बार बार रिपीट करूँ, अब जो कुछ चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल दिखाई हैं अब मैं उनके रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें जो है ना बता रहा हूँ, जो ऑब्वियसली मैंने इधर नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। पहले मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है उसे हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट, ठीक है।
यानी एंटीसीडेंट क्या है कि जिस यानी वहाँ पर किस तरह का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये डिपेंड करता है उसके एंटीसीडेंट पे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अलग अलग नाउन को रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहला पढ़ा था हु का, कहाँ पे ये है हु का। ठीक है, अब हु का जो है ना ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना हु, ये रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग को। हु का सब्जेक्टिव केस जो है वो हु ही है, जबकि हुम इसका ऑब्जेक्टिव केस है, हुज इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ना ये रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग को। ये जो हु है ना, हु ये वाला, यहाँ इधर अगर हम इसका सब्जेक्टिव केस देखें हु, तो ये किसको रिलेट करता है, ह्यूमन बीइंग को। होम भी ह्यूमन बीइंग को करेगा। यानी मेरा पूरा मकसद कहने का यह कि ये जो हु की जो कैटेगरी है ना, इसके अंदर ये जो उसका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये सारे किसको रिलेट करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स को यानी इंसान को, मतलब लिविंग बीइंग जिसको हम कहते हैं उसको रिलेट करेगा। ठीक है, इसके मैंने आपको केस भी बता दिए, कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा इसका सब्जेक्टिव है। तो जो हुज है, ठीक है, ये जो आपका होम है इसका ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि हु का पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है जो कि हुज है। अब यहाँ तक बात क्लियर, आगे बढ़ें। अच्छा, अब इधर सवाल ये है कि मैं कैसे पहचानूंगा, आप कहोगे कि मैं कैसे पहचानूंगा कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कहाँ आएगा कि हु और कहाँ आएगा होम। यानी आपके आपके पास सवाल आ गया ना अब, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब आपके पास सवाल आ गया कि मैं कैसे पहचानूंगा कि कहाँ पे हु आएगा, कहाँ पे होम आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये भी पता है कि हु जो है ना वो हमारा सब्जेक्टिव केस है, जबकि होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि ये सब्जेक्ट वाली कि आई लाइक द स्टूडेंट्स होम आर सिंसेयर। ठीक है, अब यहाँ पे होम नहीं आएगा, क्या आना था, हु आना था। आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर सिंसेयर, ऐसा ही था। ठीक है, अब इस तरह के जुमलों में आपने हु आएगा या होम देखने के लिए दो चीज़ों को देखना है, एक देखना है सब्जेक्ट और एक देखना है वर्ब। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात समझाने लगा हूँ उसको गौर से सुनना है। पहले मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी, दिखा दी, और कुछ अब आपको मैं उनके की पॉइंट्स बताने लगा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा इस तरह के जुमलों में आपने कब हु आएगा या होम आएगा ये देखने के लिए दो चीज़ों को देखना है, पहले एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अब इसमें देखो लाइक एक वर्ब है, तो साथ ही आए का एक सब्जेक्ट मिल गया। ये आपका लाइक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारी वर्ब है, और इसके साथ ही इसको ये आए का सब्जेक्ट जो है वो मिल गया। आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, आपके माइंड में ये चीज़ टेबल की तरह रटी रहनी चाहिए कि जब हमने ये देखना है कि कहाँ पे हु आएगा या कहाँ पे हुम आएगा, तो हमने दो चीज़ों को देखना है, एक सब्जेक्ट देखना है, एक वर्ब देखना है। और सेकंड बात जो हमने अभी पढ़ी वो ये कि हु, हुम और हुज ये हमेशा लिविंग बींग्स के लिए आता है, ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। ठीक है, ये आपको जब अगले कंसेप्ट में हम बात करेंगे तो अब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पहले हमें ये वर्ब मिल गई, फिर उसके बाद हमें ये सब्जेक्ट मिल गया। ये कुछ चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो ना वो रटने वाली नहीं है, जो आपको कंसेप्चुअल चीज़ें बताई जाएंगी वो समझने वाली हैं। तो इसलिए ज़रा वीडियो में पेशेंस रखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए। तो अब इसमें लाइक एक वर्ब है, तो साथ ही आएगा एक सब्जेक्ट मिल गया। इसी तरह आगे देखो, होम आया है, ये होम आया है ना। ठीक है, अब हमें पता है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो साथ ही आर आया है। आर क्या है, आर एक वर्ब है। इधर देखिए लाइक वर्ब थी, आए सब्जेक्ट था, तो इधर आर क्या है, आर वर्ब है, तो फिर ये भी तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे वर्ब होगा, ऊपर लिखी भी हुई है साथ ही कि सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के बगैर नहीं आता और वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के बगैर नहीं आता। अब यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें मिल गई, कोटा पूरा हो गया। आय की सूरत में सब्जेक्ट मिल गया, लाइक की सूरत में वर्ब मिल गया। अब आगे आए, आगे हमें दो ये चीज़ें मिल रही हैं, होम और आर। अब यहाँ पे आर तो हमें पता है कि आर जो है ना वो हमारी वर्ब है। अब यहाँ पे होम क्या है, होम क्या है, होम होम हमें पता है कि हमने पीछे अभी पढ़ा भी है कि होम जो है ना वो हमारा सब्जेक्टिव केस है जो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये हमें पता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमें तो चाहिए सब्जेक्टिव केस, हमें तो सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर हम इससे क्या करेंगे, हम होम को हटाएंगे और इसकी जगह पे हु लगा देंगे। आई होप सो ये वाली एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे आपको हु लगाना है, कहाँ पे आपको होम लगाना। अभी हम हु और होम की बात कर रहे हैं, हुज की नहीं कर रहे। ठीक है, हु कहाँ पे आना है, होम कहाँ पे आना है, ये दोनों चीज़ों का आपको पता चल गया होगा
कि हमने क्या देखना है कि एक सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के बगैर और वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के बगैर नहीं आता। अगर तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता तो फिर तो ये ठीक होना था, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर। जैसे ये अगली देखें, दिस इज़ द गर्ल। अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ द गर्ल। अब दिस क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब है। आगे आ जाए, अब यहाँ पे हु है। अब हमें देखें इधर सब्जेक्ट मिल गया है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई, शेल मैरी, ठीक है, मॉडल वर्ब ही है ना, तो मिल गई। अब हमें इधर भी कोटा मिल गया, इधर भी कोटा मिल गया, यानी इधर V1 लगा लें, इधर V2 लगा लें, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बच गई है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सब्जेक्ट कहें तो हमें फिर इसके लिए वर्ब भी चाहिए, वर्ब चाहिए। अब हमारे पास और वर्ब तो है कोई नहीं, ना हम और वर्ब लगा सकते हैं। तो फिर हम इसे क्या करेंगे, हम इस सब्जेक्टिव केस को उठा के इधर से उधर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि दिस इज़ द गर्ल होम आई शैल मैरी। ये देखिए पीछे मैंने इसकी एग्जांपल दी भी थी, शायद आपने देखी हो, दिस इज़ द बॉय होम आई विल मैरी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको आपने समझना है। आई होप सो ये दोनों एग्जांपल्स अब आपको समझ आ गई होंगी। इस तरह नेक्स्ट देखें, मैंने कहा आई हैव अ डॉटर हु आई लव वेरी मच। अब यहाँ पे देखें, आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब ही है ना, तो ये कोटा पूरा हो गया। आगे आए, आगे फिर हमें एक आई की सूरत में सब्जेक्ट मिल गया, लव की सूरत में हमें वो इसका वर्ब मिल गई, इधर भी कोटा पूरा हो गया। अब फिर से इधर हु रह गया, हु इधर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो हमें पता है कि सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के बगैर नहीं आएगा। जब वर्ब के बगैर नहीं आएगा तो वर्ब तो कोई और है नहीं, तो हम इसको भी हम क्या करेंगे, होम ही करेंगे। आई हैव अ डॉटर होम आई लव वेरी मच, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द डॉक्टर मेट द टू बॉयज़। अब यहाँ पे डॉक्टर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मेट उसकी मीट मेट, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो मेट हमारी वर्ब, यहाँ पे कोटा पूरा। आगे आए, आगे फिर ये ही सब्जेक्ट है, बिलीव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट की भी और इसकी पास्ट पार्टिसिपल भी बिलीव्ड ही है। और ये सब्जेक्ट और वर्ब फिर मिल गए। अब यहाँ पे अब होम रह गया। होम हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर इसके साथ फिर हमें तो पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए होती है, अब ऑब्जेक्ट के साथ तो वर्ब नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है कि द डॉक्टर मेट द टू बॉयज़ होम ही बिलीव्ड वर पेशेंट। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो फिर अब आपको ये वाली एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगी कि द गर्ल्स होम वी हैव सिलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। अब यहाँ पे गर्ल्स है, ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि गर्ल्स अपने आप में नाउन है, सॉरी सब्जेक्ट कह लें। अब आगे सब्जेक्ट के आगे फिर ये वही सब्जेक्ट है और हैव जो है ना वो उसका क्या है, वर्ब है, ठीक है। आगे फिर आर सब्जेक्ट है, टीम जो सॉरी ये आर ये वाला सब्जेक्ट है और प्लेइंग उसकी वर्ब है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें ये वाला जो है ना ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इन्होंने, यानी ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ। अगर तो ये सब्जेक्ट लिखा होता ना, हु लिखा होता, द गर्ल्स हु वी हैव सिलेक्टेड, तो फिर हमें ये हु की जगह पे हमें सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट होना था, फिर हमें इसके वर्ब भी चाहिए होनी थी। लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ, तो ये ऑलरेडी ठीक है, इसमें कोई एरर भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो था वो था विच पे। पीछे जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था हमने WHO वाली जो फैमिली थी, हु की और होम की, उसके बारे में पढ़ा था। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये दोनों जो है, यानी WHO हु की जो फैमिली है, यानी हु, होम और हुज़, ये हमेशा लिविंग बींग्स के लिए आता है, ह्यूमन बींग्स के लिए आता है, ठीक है। और फिर हमने इनके स्ट्रक्चर को जाना, इनकी पहचान कैसे करनी है, कहाँ पे हमने हु लगाना है, कहाँ पे हमने होम लगाना है, वो जाना। तो एक्चुअली वो लाइट ज़रा बंद हो गई थी, तो उस वजह से फिर आगे इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो बात है ना वो आपको समझ आ गई होगी। फिर हमने कुछ ये एग्जांपल्स पढ़ी, वो सब्जेक्ट वाली, और उसके बाद हमने जो पीछे गर्ल्स वाला हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखी थी। तो मतलब ये सब कुछ आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं विच पे, ठीक है। तो विच जो है ये याद रखिएगा कि जैसे हमने WHO वाली फैमिली पढ़ी थी कि हु, होम और हुज जो है वो लिविंग बींग्स के लिए आता है, तो इसका सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब जो है ना वो ये यूज़ करता है। तो इसी तरह ही जो विच है ये भी इसकी जो फैमिली होती है, ये विच है, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ये वाला ये कि मैंने लिखा भी हुआ साथ, विच ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑफ विच जो है ना वो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सेकेंडली ये देखें इसकी मिसाल, दिस इज़ द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। अब यहाँ पे विच है,
तो याद रखिएगा ये जो विच है ये हमेशा एनिमल्स के लिए आएगा, बर्ड्स के लिए आएगा, और नॉन लिविंग्स की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए आएगा। जैसे ये हाउस लिखा है, होम होता फिर भी ये ऐसे ही होना था, और फैक्ट्री जैसे कि लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो विच वाली फैमिली है, और विच, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में, या पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केसेस में ये उन्हीं के साथ आएगा। अब ये पहचान सीख रहे हैं हम कि कैसे हमने WHO वाली फैमिली को देखा कि वो कहाँ पे आ रही थी, वो आ रही थी लिविंग बींग्स के साथ जो ना वो आ रही थी, ठीक है। और ये जो विच है ये हमेशा किसके साथ आएगा, नॉन लिविंग्स के साथ आएगा। हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है अपनी स्पोकन में भी, इसको हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, और सेकेंडली इसकी यही चीज़ जो ना वो आपकी रिटर्न में भी इम्प्लीमेंट होगी। तो नेक्स्ट है दिस इज़ द बर्ड विच कैन फ्लाई, ठीक है। और दिस इज़ द हाउस विच माई फादर बिल्ड, ये वो घर है या यही वो घर है जो मेरे, अब यहाँ पे विच जो है ना ये जो की जो है ना वो साउंड देगा, जो के, विच जो के उड़ सकता है, जो कि हमें मिल्क यानी दूध जो है ना वो देती है, यही गाय है या एनिमल है या बफलो है जो भी है। अब यहाँ पे ऑफ विच आएगा, तो दिस इज़ द फैक्ट्री ऑफ विच इनाग्रेशन हैज़ बीन डिलेड। ऑफ विच मतलब जिसका, यही वो फैक्ट्री है जिसका इनाग्रेशन जो है, जिसकी जो इफ्तिताह है वो डिले हो गया है। तो द टेबल ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन इज़ माइन, वो कहता है कि जिस टेबल की जो लेग्स हैं यानी उसके जो उसकी जो मेज़ के जो मतलब फुट होते हैं, पाँव होते हैं, वो टूटे हैं, वो मेरी है। मतलब मेरी मेज़ जो थी उसी के जो है ना वो कह रहा है कि जो लेग्स हैं उसकी वो टूटी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी पता चल गई कि विच जो है ना वो हमेशा नॉन लिविंग्स के साथ आएगा, बर्ड्स के साथ आएगा, एनिमल्स के साथ आएगा। और जो हु है, हुम है, हुज़ है, ये हमेशा आपके जो लिविंग बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उन्हीं के साथ जो है ना वो आएगा, ठीक है। चले जी आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखें, दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी, दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी। अब यहाँ पे मुझे आप बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा, whom आएगा या who आएगा। दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी, पहले नंबर पे तो ये देखें वर्ब और उसका सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह बिट्रेड का मतलब होता है धोखा करना, दगाबाजी करना, ठीक है। और ये आपका सब्जेक्ट हु। अब दिस इज़ द सेम गर्ल, अब यहाँ पे गर्ल जो है ना वो आपकी क्या है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। कि दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी, तो ये मुझे बताएं ये ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने इसी की एग्जांपल दी है जो दैट के हवाले से, कि दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी, ठीक है। अब हम ये दैट वाला जो समझेंगे ना, ये भी बहुत इजी है, इसको गौर से समझिएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल, यानी ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सभी के लिए जो ना वो ये दैट यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है आगे हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, अगर हमने ऐसे भी लिखना है ना फिर भी ठीक है। अगर हम कहें ना कि दिस इज़ द बॉय दैट वर्क्स हार्ड, फिर भी ठीक है। यानी दैट का जो एक फंडा है ना वो बहुत इजी है, वो ये है कि इसमें हमें हु, हुम, हुज़ की तरह ये चीज़ या विच की तरह ये चीज़ का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा कि भाई ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी को जो है ना, एक स्पेसिफिक जेंडर को जो है ना वो डिस्क्राइब करेगा। यानी जैसे होम, होज और हु जो है वो हमें पता है कि लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए है, और विच जो है ना उसी के बरक्स, उसी के कंट्ररी, उसी के अपोजिट जो है ना वो नॉन लिविंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ठीक है, उन्हीं के लिए यूज़ होता है। लेकिन दैट का फंडा इन दोनों से डिफरेंट है, और वो यही है कि ये सभी के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आप ये कहो कि दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, अगर आप यहाँ पे हु की बात कर रहे हो ना, अब इसी हु की जगह पे अगर आप दैट भी लिख देते हो तो आपका फ़िक्रा गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो सेंस हु दे रहा है वही सेंस जो है ना वो दैट दे रहा है। ये पीछे अभी जो हमने हु वाली हु का जो पढ़ा था ना, उसी में मैंने आपको शायद एक एग्जांपल बताई भी थी कि अगर हम ऐसे बोल लें फिर भी ठीक है, अगर हम ऐसे बोल लें तब भी ठीक है। तो इसी तरह ये दैट भी है, ठीक है। अब ये देखें दिस इज़ द हाउस विच माई फादर बिल्ट, ये भी हमने पीछे देखी है। तो दिस इज़ द हाउस विच माई फादर बिल्ट, यानी ये वो घर है जो मेरे बाप ने तमीर किया। अब इसी की जगह पे आप विच को हटा के आप कहते हो दिस इज़ द हाउस दैट माई फादर बिल्ट, तो फिर भी ठीक है। यानी आप हु की जगह पे दैट लगा सकते हो, विच की जगह पे दैट लगा सकते हो, बात आपकी कन्वे हो जाएगी, उसमें कोई भी जो ना वो गलत
नहीं आएगी, उसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन लिख दी है कि इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल, यानी ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग्स, एनिमल, बर्ड्स, सभी के लिए जो है ना वो यूज़ होगा। और जो दो कैटेगरीज हमने पीछे पढ़ी हैं उन्हीं में ही ये दोनों कैटेगरीज आती हैं, यानी ह्यूमन बींग के लिए हु, हुम, हुज, और नॉन लिविंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स के लिए विच। तो या यहाँ पे हुम या हुज या हु आ रहा है तो उसकी जगह पर अगर हम दैट भी लगा देंगे फिर भी ठीक है। अगर कहीं पे आपका विच आ रहा है, ठीक है, जो कि हमें पता है कि नॉन लिविंग्स के लिए, उसी की जगह पे हम दैट लगा देंगे फिर भी ठीक है। उसकी मैंने एग्जांपल्स भी ये आपके सामने दो रख दी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, किधर गया, ये वाली, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये इसकी एक्सेप्शन है, ये भी देखिएगा कि दैट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद ऑल दीज वर्ड्स एक्सेप्ट दैट नो अदर वुड बी यूज इन दिस केस। अब यहाँ पे मैं कुछ केसेस बताने लगा हूँ कि इन केसेस में दैट जो है ना वो ही अकेला यूज़ होगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट दैट यानी मैंने लिखा एक्सेप्ट दैट, यानी ये एक तो हमने फंडा पढ़ा ना कि दैट जो है ना वो नॉन लिविंग्स, लिविंग्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड सभी के लिए यूज़ हो सकता है। दो एग्जांपल्स भी देख ली। लेकिन अब ये वाली जो केसेस हैं इनमें आपने ये देखना है, ध्यान रखना है कि इधर जस्ट दैट ही आएगा, ठीक है, इधर जस्ट दैट ही आएगा। अब ये पहली जो है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे मैंने कहा हाई, उसकी आगे फॉर्म जो बनेगी वो हायर बनेगी, और उसकी जो थर्ड फॉर्म है जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं वो हाईएस्ट बनेगी। ऐसी है ना, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हाई, हायर, हायर, हाईएस्ट। तो इसी तरह ही जो है ना वो ये सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दैट यूज़ होगा। इसके बाद द सेम, द फ्यू, द लिटल, यहाँ पे इस तरह की बात हो रही होगी, वहाँ पर भी अकेला दैट ही यूज़ होगा। ओनली में और नन में भी दैट यूज़ होगा। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, इनमें भी क्या यूज़ होगा, दैट ही यूज़ होगा। और ये जो ऑल होता है ये एवरीथिंग का भी सेंस दे रहा होता है, तो एवरीथिंग हो या ऑल हो तब भी दैट ही यूज़ होगा। यानी इन केसेस में ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इन केसेस में जस्ट दैट यूज़ होगा। अदरवाइज इनके अलावा कोई है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप उसी के अकॉर्डिंग दैट यूज़ कर लें, विच कर लें, हु कर लें, हुम कर लें, वो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट होटल विच आई हैव एवर सीन। याद रखिएगा इसको कुछ लोग होटल बोलते हैं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो होटल होता है, इसको हम होटल बोलते हैं। वैसे हम उर्दू में कॉमन वर्ड हम इसको बनाया हुआ है होटल, लेकिन ये होटल होता है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट होटल विच आई हैव एवर सीन, इसी की जगह पे एक वर्ड होता है रेस्टोरेंट, उसको हमने रेस्टोरेंट बनाया होता है, रेस्टोरेंट नहीं होता। उर्दू देख के हमने चीज़ें जो ना वो कॉम्प्लिकेट की हुई हैं इंग्लिश की। जनवरी हमने बोलना है, फरवरी बोलना है, वो हमने उर्दू के लिए समझने के लिए लिखा होता है, लेकिन अक्सर में हम इंग्लिश में भी ऐसे ही बोल रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी आपने हिंदी टू उर्दू इंग्लिश या उर्दू टू इंग्लिश जो ना वो ट्रांसलेशनें कर करके नहीं चीज़ें समझनी, वो आपको बहुत बड़ा फंडा जो ना वो फंडे में डाल देगा। मुद्दे की बात पे आपने रहना, और मुद्दे की बात यही है कि ये होटल है और जो असल वर्ड होता है वो रेस्टोरेंट होता है, ना कि रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट। इस तरह होटल नहीं होता, होटल होता है। इसी तरह जनवरी नहीं होता, जनवरी होता है। इस तरह फरवरी नहीं होता, फेबररी होता है, ठीक है। इस तरह हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी जब बोलते हैं गलत बोलते हैं, एच बोलते हैं, एच नहीं होता, एच होता है। आई बोल रहे होते हैं, आई नहीं होता, आई होता है, ठीक है। तो इस तरह ये स्पोकन में कुछ चीज़ें बहुत हम गलत बोलते हैं तो इसलिए मुझे जस्ट ये एक मिला, तो मैंने कहा मैं ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ। अब मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट होटल या होटल विच आई हैव एवर सीन, जो कि मैंने अभी तक देखा है, इसमें ये सबसे बेस्ट होटल है, ठीक है। तो देखिए उर्दू में आप होटल बोल रहे हो, लेकिन अब ये नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश की उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी, आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आप उधर भी आके होटल ही बोलते फिरो, ठीक है। कॉमन चीज़ को समझ के आपने बोलना है कि यह इसको उर्दू में हमने ऐसे, वो भी जस्ट एक समझाने के लिए हमने उसको उस तरह से बोलना होता है। जैसे हम उर्दू में जब लिखेंगे तो उसमें वाव लगेगा, और जब वो वाव लगेगा तो उसके आगे रे लगेगी, छोटी ये लगेगी, तो वह जनवरी बोला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यू विल स्पीक जनवरी इन इंग्लिश, ठीक है, कि आप इंग्लिश में भी जनवरी ही बोलो। इंग्लिश में आप उसकी असल प्रोनाउंसिएशन जो तलफ़्फ़ुज़ की जाएगी उसी के मुताबिक बोलोगे, विच इज़ जनवरी, जनवरी, ठीक है, नॉट जनवरी। इस तरह एक वर्ड होता है YEAR और एक होता है EAR। अब दोनों का डिफरेंस फ़र्क है, एक को साल को कहते हैं, एक को कान कहते हैं। अब हमने
रटा हुआ है, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, अभी कान को कह रहे हो आप पहला कान दूसरा कान, नहीं, ठीक है। वाई जो ईयर वाला होता है ना वो ईयर बोला जाता है, ईयर ईयर ईयर, ठीक है। और जो कान वाला होता है वो ईयर होता है, वो होता है ईयर। हमने इसके बरक्स किया होता है सारा कुछ। तो ये बहरहाल स्पोकन में इंशाल्लाह हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो स्पोकन में ये चीज़ें सारी सीखेंगे। तो अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज़ द बेस्ट होटल विच आई हैव एवर सीन। अब देखें होटल जो है ना ये नॉन लिविंग है, ठीक है। विच आई हैव एवर सीन, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, इसमें तो नहीं कुछ लगेगा कि मतलब हम, लेकिन अब इधर देखें, इधर ये डिग्री लगी हुई है बेस्ट, ठीक है। बेस्ट की ये सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो इस वजह से हम इधर विच को हटा के दैट लगाएंगे। अगर ये बेस्ट ना लगा होता, दिस इज़ द वेरी होटल लगा होता, या दिस, अब एक वेरी का भी फंडा है, वेरी बहुत को भी कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वेरी को हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को जो है ना वो मेंशन करने के लिए भी बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ द वेरी होटल, यानी यही वो होटल है, ठीक है। या दिस इज़ द वेरी लेसन, या दिस इज़ द वेरी थिंग, यानी यही वो चीज़ है। तो इसलिए वेरी भी वेरी करता है, ठीक है। ए वेरी के आगे, वी के आगे ई के बजाय ए लगा दोगे तो वो वेरी बन जाएगा, वेरिएशन की चीज़ में सब मतलब जो ना वो चला जाएगा। तो ये चीज़ें इंग्लिश में जो ना वो, इंग्लिश वैसे है तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन बाज़ का ये फंडा डाल देती है बंदे को सीखने में। अब यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ठीक है। तो इस डिग्री की वजह से हम इधर, हमें पता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम इधर इसको विच को हटा के दैट लगाएंगे, क्योंकि इन केसेस में ओनली जस्ट दैट ही लगेगा, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा। हमने ये अभी स्टार्टिंग में ये एग्जांपल पढ़ी थी कि दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी। देखने में तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, यानी यही वो लड़की है। अब यहाँ पे भी वो सेम गर्ल कह रहा है कि दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे आपने बताना है कि यहाँ पे दैट आएगा या हु, ठीक है, यह आपने मुझे बताना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, बात लंबी हो जाएगी। अब आ जाते हैं व्हाट पे। हमने हु, हुज, होम, विच, दैट 5 पढ़ लिए हैं, जो छठा है व्हाट। व्हाट इज़ नेवर यूज फॉर एनी एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब दोबारा बताना पड़ेगा कि ये आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को डिफ़ाइन कर रहा होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है, जिससे जो पहले लगा होता है, ठीक है। और यानी व्हाट जो है ना वो कभी भी एंटीसीडेंट के लिए अकेला नहीं आता यानी किसी भी एंटीसीडेंट के लिए व्हाट यूज़ नहीं होता। या व्हाट डजेंट रिलेट टू एनी एंटीसीडेंट, यानी ना ही ये व्हाट जो है ना वो किसी एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा होता है। कैसे, देखते हैं। अब व्हाट का जो मतलब होता है ना वो होता है द थिंग विच, द थिंग विच, द थिंग विच, ठीक है। यानी वे चीज़, आई थिंक हिंदी में शायद ऐसा बोलते हैं, वे वो को शायद वह बोलते हैं। तो ये अगर मेरे जो हमारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हिंदी अच्छे से आती है वो मुझे, अगर मैं कहीं पे गलत बोल जाऊँ तो काइंडली मुझे मेरी सलाह कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे हिंदी आती भी है, लिखनी भी आती है। शायद बहुत से ऑडियंस हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आज पता चला, बट आई नो 5 लैंग्वेजेस, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अरबिक एंड हिंदी, ठीक है। थोड़ी बहुत टर्किश भी आती है। तो बहरहाल वो लिखने में नहीं आती, लेकिन हिंदी जो है ना वो लिखने, समझने, बोलने सभी में जो है ना वो आती है। तो इसलिए क्योंकि हम वैसे इनका हमारा ये मतलब नहीं है कि हम इसमें कोई एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसलिए हम अपनी इस्लाह के लिए अपने आप को भी तालिब इल्म के तौर पे पेश करते हैं कि ताकि हमारी भी जो है ना वो साथ इल्म में इजाफा हो। अच्छा, इसको देखते हैं। ये देखिए मैंने कहा यू कैन टेक द बुक, यू कैन टेक द बुक व्हाट यू लाइक। अब ये चीज़ गलत है, यू कैन टेक द बुक व्हाट यू लाइक, यानी अब यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या में आया, हमें जो कहना है, जो कहना है, जो हु में आ रहा है, ठीक है, या दैट में आ रहा है। अब यू कैन टेक द बुक व्हाट यू लाइक, लेकिन ये गलत है। हम कहेंगे यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक, विच यू लाइक, ठीक है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि व्हाट यू लाइक, तो जब हमने कहना है यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, मिसाल के तौर पे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपकी टेबल पे कुछ 10-15 बुक्स जो है पड़ी हुई हैं, ठीक है। कोई बंदा आपसे आगे पूछता है कि मे आई टेक सम बुक्स, तो आप कहते हो कि यू कैन टेक व्हाट यू लाइक। अब आपने यहाँ पे एक स्पेसिफिक गेट, अब यहाँ पे देखना व्हाट का मतलब, व्हाट द थिंग विच यू लाइक, यानी यू क्या, अब इसको ऐसे समझना है आपने,
यू कैन टेक, और उसके बाद आगे हैं द थिंग विच यू लाइक। अब यहाँ पे थिंग का मतलब ये नहीं है, अब यहाँ थिंग की जगह पे बुक भी लगा सकते हैं, यानी यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक। वट हटा के 1 मिनट के लिए जस्ट ये समझ लें या ये सोचें कि आप उसको जवाब दे रहे हो कि यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक, लेकिन आपने द बुक या द थिंग विच यू की बजाय आपने जस्ट वट लगा दिया कि यू कैन टेक वट यू लाइक। यानी आपके सामने ये 10-15 बुक्स पड़ी हुई हैं, इसमें से जो आपके इंटरेस्ट की है या जो आपको चाहिए वो आप इसमें से ले सकते हो। द थिंग विच यू लाइक या थिंग विच यू नीड, यानी जो आपको जिसकी ज़रूरत है आप उसमें से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वट, अगली एग्जांपल है वट ही सेज इज़ नॉट ट्रू। अभी देखें यहाँ पे एक ये वाला फंडा भी है कि वट ही सेज इज़ नॉट ट्रू। ये नहीं है कि ये दोनों गलत हैं, ये ठीक हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए अब देखो, मैंने कहा कि ही सेज, पहले वर्ड को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, मैंने कहा ही सेज यानी वो कहता है। द थिंग विच ही सेज इज़ नॉट ट्रू, द थिंग विच यानी जो कुछ उसने कहा है वो सही नहीं है। ठीक है, अब जो वट है वो यहाँ पे किसका रिप्लाई दे रहा है, किसका जो हमें सेंस दे रहा है, द थिंग विच की, उसी की सेंस दे रहा है। ठीक है, इस तरह ही वट शी डज इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, जो वो करती है वो मेरा काम या मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब वट को इस सेंस में समझो कि द थिंग विच शी डज, यानी मेरी तरफ, मेरी जरा वो कहते हैं ना मेरे जाए बाहर मेरी बला से, तो वही कहता है, वो तो कहता है कि जो भी वो करती है, द थिंग विच शी डज, तो जो द थिंग विच को हमने रिप्लेस किया है वो जस्ट वट से कर दी है। ठीक है, तो इसलिए हमने अकेला वट लिख दिया कि वट शी डज इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। होप सो यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ तक बात क्लियर है तो यह ज़रा ये एग्जांपल देखें, हम इसको अब समेट रहे हैं, बात लंबी हो जाएगी। महा एंड आई लव ईच अदर, और दूसरा है ऑल थ्री ऑफ देम अग्री विद वन एंड अदर। ठीक है, अब इसकी जो है ना वो होती है, ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो तरह के होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एंड अदर। ईच अदर वहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे जस्ट दो लोगों की बात होगी, दो चीज़ों की बात होगी, दो लोगों के हवाले से या दो चीज़ों के हवाले से बात हो रही होगी, वहाँ पे ईच अदर आएगा। और वन एंड अदर वहाँ पे आएगा जब हम दो से ज़्यादा के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इधर देखें, महा एंड आई लव ईच अदर, अब ईच अदर क्योंकि दो के दरमियान है तो इसलिए ये बात ठीक है। लेकिन ऑल थ्री ऑफ देम यानी उन सभी में से, उन तीनों में से, ऑल थ्री ऑफ देम अग्री विद वन अनदर, यानी उन तीनों में वो तीनों के तीनों जो है ना वो इस मामले में एक दूसरे से अग्री हैं। अब यहाँ पे ऑल थ्री है, ऑफ देम यानी उन में से, वो सभी तीनों के तीन जो है ना, ठीक है, वो इस बात पे कोई मामला है, कोई बात है, उस पर जो ना वो अग्री हैं, इत्फाक करते हैं। तो ये वन एंड अदर जो है ये किसके लिए आया, दो से ज़्यादा के लिए, और ईच अदर आता है आपका ओनली टू के लिए। और यहाँ पे ईच अदर या वन एंड अदर की बात आप देखेंगे तो वो हम उससे को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा ये भी मैं आपको ज़्यादा बता दूँ। तो ये लें जी, आपकी प्रोनाउन की क्लास ख़त्म हो गई है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और उसमें देखते हैं हम आपके लिए क्या लेके आते हैं। स्पोकन की होगी या स्टोरी होगी, या क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में से जस्ट आपका एक वो एडजेक्टिव रह गया, तो मैंने इसलिए ये जो बड़े चैप्टर्स थे उनको मैंने एंड पे रखा था ताकि हम इनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस करके इनको चीज़ों को लेके चल सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।